distance of a point from line, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी। जब हम दूरी की बात करते हैं, दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो उस केस में हम ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर भी हम एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये जो दूरी होगी वो मिनिमम और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास एक रेखा है जिसका समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और एक फिक्स पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। यदि हम इस बिंदु P से इस रेखा के बीच की दूरी की बात करें, तो इस बिंदु P से रेखा के बीच में बहुत सारी दूरियां हो सकती हैं। जैसे एक दूरी ये हो सकती है, बिंदु P से रेखा पर एक दूरी ये हो सकती है, बिंदु P से रेखा पर एक दूरी ये हो सकती है, बिंदु P से रेखा पर एक दूरी ये हो सकती है, और इस तरीके की अनंत दूरियों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इनमें से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी बिंदु P से रेखा की, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें बिंदु P से रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो स्मॉल p के बराबर है, तो हम कह सकते हैं बिंदु P से रेखा के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर होगी, और इस लंब की जो लंबाई होगी, इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर P इक्वल होगा मॉड ऑफ ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड में हम इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर इन केस आपकी डिस्टेंस कभी निगेटिव आ रही है तो मॉड के कारण वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक बिंदु से रेखा के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, उस वो बराबर होगी मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इस फॉर्मूले को याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इस फॉर्मूले का अगर अपर पार्ट देख रहे होगे तो अगर हम इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुटअप कर दें तो हमें इस फॉर्मूले का अपर पार्ट मिल जाएगा, और इस फॉर्मूले का जो लोअर पार्ट है वो रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर का सम है। तो हम कह सकते हैं एक बिंदु से रेखा के बीच की जो दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी, वो बराबर होगी मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना क्वेश्चन में और भी आसान है अगर आपको ये याद हो तो। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1, 2 फ्रॉम लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 1, 2 से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी को कैलकुलेट करिए। अगर हमसे दूरी की बात की जा रही है तो हम ऑलवेज मिनिमम दूरी को कैलकुलेट कर रहे होंगे, और मिनिमम दूरी परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो हमें रेखा का समीकरण दिया गया है जो कि बराबर है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के, और एक फिक्स पॉइंट P दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो अगर हम इस बिंदु से इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो, और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं P है, तो इस बिंदु से रेखा की जो बीच की दूरी होगी वो लेंथ ऑफ P होगी, और लेंथ ऑफ P इक्वल होगा मॉड ऑफ, अगर हम इस इक्वेशन में फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुटअप करें तो बराबर होगा 4 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 5 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर जो कि है 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर, और रूट ओवर b का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर। मॉड को क्लोज कर दें तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आ रहा होगा 4 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन में रूट 16 प्लस 9 मॉड। अगर हम इनका समअप करें तो 4, 6, 10, 10, 15 एंड रूट में 16 प्लस 9 25
रूट के बाहर आ जाएगा तो 5, कैंसिल आउट करें तो 3। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इक्वल होगा 3 के। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी बहुत आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो। बात करें अगर इसके डेरिवेशन की कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि इसे याद करने में और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि हम इसे ड्राइव करें तो मान लेते हैं हमारे प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, दिस वन इज एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक फिक्स पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और इस बिंदु P से इस रेखा के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अगर हम बिंदु P से रेखा के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, और मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु P से इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल p है, तो हम कह सकते हैं बिंदु P से रेखा के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल p के बराबर है, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम दे दें, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट P है ना। तो आपको पता होगा कि O से A तक की जो लेंथ होगी वो हमारी रेखा द्वारा बनाए गए x अंतःखंड की लंबाई होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं OA इज ए लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और O से B तक की जो लंबाई होगी वो हमारी रेखा द्वारा बनाए गए y अंतःखंड की लंबाई होगी। इट मीन्स OB इज ए लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। हमें इस रेखा की इक्वेशन दी गई है जो कि बराबर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन से हम रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड की लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। रेखा के अंतःखंड फॉर्म से अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो हम इनके अंतःखंड की लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है वो बराबर होता है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहाँ पर a जो है वो हमारे x अंतःखंड की लंबाई है और v जो है वो हमारे y अंतःखंड की लंबाई है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ तो हम अपने इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे इस फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले c को उधर भेजेंगे, तो ax प्लस बी वाई इक्वल होगा माइनस सी के। आप देख रहे होगे जो हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके राइट हैंड साइड पे 1 है, तो 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस सी का डिवाइड कर रहे होंगे। पूरी इक्वेशन में अगर हम माइनस सी का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे इस माइनस सी से माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1 बन जाएगा। इस a को नीचे ट्रांसफर कर दें और b को भी नीचे ट्रांसफर कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो x अपॉन में माइनस सी अपॉन में a प्लस y अपॉन में माइनस सी अपॉन में v इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो है हमारा वो हमारे x इंटरसेप्ट की लंबाई होगी और ये जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट की लंबाई होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ है वो क्या है माइनस सी अपॉन में a, और जो हमारे y अंतःखंड की लंबाई है वो क्या है माइनस सी अपॉन में b के है। तो अगर हम इन सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करें तो आपको पता है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। ओरिजिन से यहाँ तक की जो लेंथ है a तक की वो क्या है माइनस सी अपॉन में a। तो अगर हम पॉइंट a के कोऑर्डिनेट बोलें तो पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे माइनस सी अपॉन में a, 0 इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस में है और x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम b पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें तो वो क्या होंगे 0, माइनस सी अपॉन में b होंगे, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस में है और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है ऑलवेज 0 होता है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है माइनस सी अपॉन में b है। तो पॉइंट b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0, माइनस सी अपॉन में b के। अब आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में हमें सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और
सभी की लेंथ पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, p है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है -c/b, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है -c/a। बस हमें लेंथ ऑफ AB नहीं पता है, तो लेंथ ऑफ AB को भी हम कैलकुलेट कर लें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ AB को अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होगे लेंथ ऑफ AB के दोनों ही एंडिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं। अगर हमें दोनों ही छोर के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लेंथ ऑफ AB को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2। तो अगर हमें दोनों ही बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम लेंथ ऑफ AB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी लेंथ ऑफ AB जो होगी वो क्या होगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी AB के दोनों ही पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा x1 और y1 कितना है, x1 कितना है -c/a और y1 हमारा 0 है, और यहाँ पे x2, y2 कितने हैं हमारे 0, -c/b। तो अगर हम इस फॉर्मूले में से पुटअप करें तो x2 हमारा कितना है, यहाँ पे 0 है, और x1 कितना है -c/a। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम y2 देखें तो y2 कितना है हमारा -c/b है, और y1 हमारा कितना है 0 है। तो 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं आता। तो लेंथ ऑफ AB जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, √c² प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे c²b²। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम अगर हम ले रहे होंगे तो √a²b² हो जाएगा, और b का इससे मल्टीप्लाई होगा, a का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा a² प्लस b²c²। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें c² को ऊपर से तो √c²/ab, और यहाँ पे क्या बच जाएगा a² प्लस b² इसका होल स्क्वायर। आपको पता है रूट के अंदर जो भी चीज़ें दो बार लिखी होती हैं उसको हम एक बार बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनको बाहर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा c/ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √ में a² प्लस b², और यही हमारी क्या है लेंथ ऑफ AB है। तो हम कह सकते हैं हमारी लेंथ ऑफ AB जो है वो बराबर है c/ab √a² प्लस b² के। अब हमें इस फिगर में सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और सभी रेखाओं की डिस्टेंस पता है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ दें, बिंदु B को बिंदु P से अगर हम मिला दें और बिंदु P को बिंदु A से हम मिला दें तो एक ट्रायंगल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और इस ट्रायंगल के एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, आपको पता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी त्रिभुज के तीनों ही शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो बाय सॉरस रूल हम उसके एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा 1/2 डिटरमिनेंट, सभी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले x1, y1, फिर सेकेंड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो -c/a, 0, फिर 0, -c/b, और आपको पता होगा सारस रूल में हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगेन एक बार और रिपीट करते हैं तो क्या हो जाएगा x1, y1। अगर हम इसे एक्सपेंड कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c²/ab, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, फिर माइनस, फिर अगर हम ब्रैकेट ओपन करें
तो फिर क्या कर रहे होते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का CY1 अपॉन में A, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस का CX1 अपॉन में B। क्लियर है? तो ये हमारा इनका एक्सपेंशन हो गया। 0 को आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 वाले पॉइंट को हम हटा रहे होंगे। अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ठीक ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर हम इन दोनों से AB को क्या कर लें, एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, C² अपॉन में AB है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो AB हमारा एलसीएम आ जाएगा, B इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिख रहे होंगे तो ACX1 प्लस BCY1 हो जाएगा। अगर हम इससे C और अपॉन में AB को कॉमन ले लें तो सभी से अगर हम C अपॉन में AB कॉमन ले रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, C अपॉन में AB, 2 पहले से था, यहाँ पे AB बाहर आ चुका है, C² था तो यहाँ C बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, AX1 और यहाँ पे BY1। अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो हम कह सकते हैं C अपॉन में 2AB बरा इंटू AX1 प्लस BY1 प्लस C के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है, C अपॉन में AB मल्टीप्लाई बाई AX1 BY1 प्लस C के। आपको पता है इस त्रिभुज का एरिया हम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में हम AB को अपना क्या मान लें, बेस मान लें। अगर हम AB को अपना बेस मान लेते हैं तो शीर्ष हमारा P हो जाएगा। इट मीन शीर्ष से खींचे गए लंब का जो होगा वो ही हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगी। तो हमें ऊंचाई भी पता है और आधार भी पता है। यहाँ पे आधार क्या है हमारा, AB है, और ऊंचाई क्या है हमारी, P है, जिसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसे पुटअप करें तो 1/2 AB की लेंथ हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो AB की लेंथ जो है वो क्या है, C अपॉन में AB रूट ओवर A² प्लस B² इंटू P, ये बराबर होगी इस एरिया के। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/2 C अपॉन में AB रूट ओवर A² प्लस B² इंटू P के बराबर होगा। आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P हमें कैलकुलेट करना है तो बाकी वाले टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो P बराबर जो होगा वो बराबर क्या होगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन में रूट ओवर A² प्लस B²। क्योंकि P जो है वो एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसे मॉड में रखते हैं। तो यही हमारा फॉर्मूला था। एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन में रूट ओवर A² प्लस B²। तो ये था हमारे एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी का डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को आपको याद नहीं रखना है, याद तो आपको फॉर्मूला ही रखना है, बट डेरिवेशन से आपको कई चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। जैसे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, आपके इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन हो गई, और आपने इस डेरिवेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी रिकॉल किया। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस डेरिवेशन से रिकॉल हो गई। मोस्टली आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए ताकि आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। एक क्वेश्चन लिखिएगा इससे रिलेटेड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1,2 फ्रॉम लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 1,2 से रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें पता है
एक बिंदु से रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बराबर होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जहाँ पर x1 y1 क्या है, एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें दिए गए हैं 1, 2 के रूप में, और a और b जो है वो हमारी रेखा के x और y के कोएफिशिएंट है, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है रेखा का। तो अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें अपनी इक्वेशन से लाइन की जनरल फॉर्म से, तो लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप देख रहे होगे यहाँ c की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में लिखी गई है, तो सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हमें इसे लेफ्ट हैंड पे लाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लिख रहे होंगे तो 2x प्लस 3y, 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। इट मीन्स a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, b की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, और 5 c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -5 होगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसे पुटअप कर रहे होंगे तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 -5 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 प्लस 6 -5 अपॉन में 4 प्लस 9 होगा। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, 3, और ये कितना हो जाएगा, √13। इट मीन्स हम कह सकते हैं बिंदु 1, 2 से रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 अपॉन में √13 के। तो इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी रेखा की आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ ली जाए, और ओरिजिन को के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको पता होगा कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। तो अगर हम ओरिजिन से इस रेखा की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जब हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहे होंगे तो हमारा फॉर्मूले का ये पार्ट और ये पार्ट 0 बन रहा होगा, क्योंकि जब हम इसमें 0 पुटअप करेंगे तो ये दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उस केस में हमारी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब कभी हमें किसी रेखा की ओरिजिन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा उस केस में हम इस पूरे फॉर्मूले को ना यूज करके इसे यूज कर सकते हैं, जो कि होगा c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अगर हम इसमें अप्लाई करें तो इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -5 अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मॉड रहेगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -5 अपॉन में √13 के। और आपको पता है रूट के अंदर, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं रहती, और ये डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जब जैसे ही हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 5√13। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से इस रेखा की वो क्या होगी, 5√13। तो जब हम ओरिजिन से किसी रेखा की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस केस में हमारी डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी मॉड ऑफ c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन 3x minus 2y equal to 2 whose distance from line 3x plus 4y equal to 8 is 3 यूनिट। हमसे कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि रेखा 3x minus 2y equal to 2 पर उपस्थित है और इस बिंदु की रेखा 3x plus 4y equal to 8 से
जो दूरी है वो 3 इकाई है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। मान लेते हैं हमारी पहली रेखा ये है जिसका जो समीकरण दिया गया है वो बराबर है 3x - 2y = 2 के, और एक रेखा और है जिसका समीकरण दिया गया है 3x + 4y = 8 के। और हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारी पहली रेखा है उसमें एक बिंदु उपस्थित है। मान लेते हैं ये बिंदु P है और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और इस बिंदु से इस रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी दी गई है? 3 इकाई दी गई है, 3 यूनिट दी गई है ना। तो हमसे इस बिंदु के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है ये जो बिंदु है वो इस रेखा में उपस्थित है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस रेखा के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस रेखा में पुट अप करें तो हमें एक इक्वेशन मिल रही होगी जो कि बराबर होगी 3x1 - 2y1 = 2 के। हमारे पास एक इक्वेशन है और आपको पता है एक बिंदु है और एक रेखा है। एक बिंदु से एक रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बराबर होती है mod of ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b² के, जहां पर जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 3 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे पुट अप कर रहे होंगे तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट को हम इस इक्वेशन में अगर पुट अप करें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3x1 + 4y1, 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8 और √3² + 4²। मॉड अगर हटा रहे होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 3x1 + 4y1 - 8, ये कितने का हो जाएगा? 9 + 16। इसका सम अप करेंगे 25, बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। अगर 5 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस 8 को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? 3x1 + 4y1 = 23, और हमारी पहली इक्वेशन जो है वो कितनी है? 3x1 - 2y1 = 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप देख रहे होंगे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6y1 माइनस का, और ये माइनस का 21। माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो y1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 21 अपॉन में 6। कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स y1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7/2। तो अगर हम इनमें से किसी में भी पुटअप करें तो हमें x1 मिल जाएगा। तो हम पहले इक्वेशन में अगर हम पुटअप कर रहे होंगे जो कि है 3x1 - 2 × 7/2 इक्वल होगा 2 के। इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 7 को उधर भेजोगे तो ऐड हो जाएगा, तो 3x1 इक्वल होगा 9 के। कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो x बराबर कितना आ रहा होगा? 3। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 3,7/2। तो इस तरीके से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं वो दो आएंगे। एक बार जब आप इस डिस्टेंस को क्या ले रहे होंगे? पॉजिटिव, और सेम इसी तरीके से आप इस डिस्टेंस को जब नेगेटिव ले रहे होंगे तो इस डायरेक्शन में भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो इस केस में आपके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे। बट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। बाकी नेगेटिव कोऑर्डिनेट को भी आप सेम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बस जो आपको डिस्टेंस लेनी है वो कैसे ले रहे होगे? नेगेटिव ले रहे होगे। Distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी।
जब हम समांतर रेखाओं की बात करते हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। वो दोनों ही रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। उन दोनों ही रेखाओं की जो स्लोप होगी, जो ढाल होगी, वो ऑलवेज इक्वल होगी। और उन दोनों ही रेखाओं के जो समीकरण होंगे उसके x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम होंगे या तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं हमारे पास इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर कार्टेशियन एक्सिस हैं। दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस और दिस इज ओरिजिन। और हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि इस रेखा की मूल बिंदु से ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपको पता है डिस्टेंस हम ऑलवेज मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम मूल बिंदु से इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो क्या है, d1 है, तो इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जो मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। तो एक बिंदु से रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हमें पता है, वो होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर a² प्लस b² के। तो अगर हम यहाँ पे d1 को कैलकुलेट करें तो हमारे जो फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है वो क्या है, 0, 0 है। तो जब हम d1 को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस केस में हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन डिस्टेंस का 0 हो जाएगा। इट मींस हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, c अपॉन में रूट ओवर a² प्लस b² के। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस रेखा के समांतर एक रेखा और ड्रॉ करें, मान लेते हैं हमारे प्लेन पर एक रेखा और है जो पहली रेखा के समांतर है। यदि ये रेखा इसके समांतर है तो इस रेखा का जो समीकरण होगा उसके x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे, बस कांस्टेंट टर्म क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं यदि ये रेखा इसके समांतर है तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को सेम होना जरूरी नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, तो जो हमारी लाइन होती है वो क्या हो जाती है, कोइंसिडेंस लाइन हो जाती है, एक के ऊपर एक हो जाती है। तो यहाँ पे c है तो यहाँ पे c डैश हो जाएगी। तो अगर हम इस समांतर रेखा के भी मूल बिंदु से ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमें मूल बिंदु से इस रेखा पर क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो d1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो क्या है, d2 है। तो अगर हम d2 को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी हम ओरिजिन से ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो हमारी जो d2 की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे भी x1 और y1 अभी भी क्या है, 0, 0 है। तो हमारे पास ऊपर जो बचेगा पोर्शन डिस्टेंस में वो क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, जो कि इक्वेशन में क्या है, c डैश है। इट मींस हमारी जो d2 आएगी वो c डैश अपॉन में रूट ओवर a² प्लस b² होगा। a² b² सेम होंगे क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अगर हम दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस ये है। और आपको पता होगा यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। इट मींस अगर हम दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल होगी d2 माइनस d1 के। हमें d1 भी पता है और d2 भी पता है। तो अगर हम वैल्यू पुट अप करें तो d2 कितना है हमारा, c डैश अपॉन में रूट ओवर a² प्लस b² के, और माइनस d1 कितना है हमारा, मॉड ऑफ c अपॉन में रूट ओवर a² प्लस b² के। अगर हम नीचे वाले पार्ट को क्या कर लें, कॉमन ले लें तो हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी
दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच की, वो आ जाएगी मॉड ऑफ, दोनों में ही क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डैश माइनस में सी, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम ऑलवेज मॉड में लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ सी डैश माइनस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जहां पर सी जो है वो हमारी पहली रेखा का कांस्टेंट टर्म है और सी डैश जो है वो हमारी दूसरी रेखा के समीकरण का कांस्टेंट टर्म है, और ए और बी जो है वो हमारे दोनों ही रेखाओं के समीकरण के एक्स और वाई कोएफिशिएंट हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है दोनों ही रेखाओं में x और y के जो कोएफिशिएंट लिए हमने सेम लिए हैं, और आपको पता है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके जो x और y के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं या तो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो जब आपको सेम दिए जाएंगे तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे होगे, जब सेम प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे तो उस केस में आपको सबसे पहले इन्हें सेम करना पड़ेगा, देन उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो जैसे अगर हम इसको अप्लाई करके बताएं, मान लेते हैं हमारे पास दो समांतर रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, हम दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, जब आपको दो समीकरण दिए जाएं, मान लेते हैं पहली जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा का समीकरण दिया गया है x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इस केस में आप देख रहे हो कि x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 10 माइनस 8 अपॉन में रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में 1 का 1 होगा और 2 का कितना होगा, 4, इट मींस रूट 5। तो हमारी जो दोनों ही पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में रूट 5। लेकिन जब आपको दो पैरेलल लाइन सेम प्रोपोर्शन में दिए जाए, है ना, केस सेकंड जो होगा, आपको अगर पहली इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x और y के जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हमें सेकंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये इससे 3 से जाएगा, ये कितने टाइम से जाएगा, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम से जाएगा, 6 टाइम। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों ही जो इक्वेशन है वो क्या है, सेम, x और y की कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे होंगे, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी दोनों ही लाइनों की वो क्या होगी, 5 माइनस 6 है अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर, ए कितना है 1 है, प्लस बी स्क्वायर कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 11 अपॉन में रूट ओवर 5। तो जब हमारी इक्वेशन सेम दी जाएंगी तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। जब हमारी इक्वेशन प्रोपोर्शन में दी जाएंगी तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन को क्या कर रहे होंगे, सेम कर रहे होंगे, देन उसके बाद डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है मॉड ऑफ सी डैश माइनस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जहां पर सी जो है वो हमारे रेखा का कांस्टेंट टर्म है और सी डैश जो है वो हमारी दूसरी रेखा की कांस्टेंट टर्म है। सो एक क्वेश्चन लिखिएगा इससे रिलेटेड, इफ लाइन्स 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 are parallel, then find the distance between both of them. हमसे कहा जा रहा है यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो हमें पता है
दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है सी डैश माइनस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों ही समांतर रेखाएं जो दी गई हैं हमें, उनके x के कॉफिशेंट और y के कॉफिशेंट सेम है। इट मीन्स इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो 7 है और c डैश की जो वैल्यू है वो -9 है। तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी -9 -7 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो -16 अपॉन में रूट ओवर 16 + 9, आपको पता है 16 + 9 25 हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो डिस्टेंस आएगी -16/5 होगी। क्योंकि ये चीज़ मॉड के अंदर है तो जब हम मॉड हटा रहे होंगे तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी 16/5 के, या इसको हम कह सकते हैं 3/1/5 के, है ना। दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो 16/5 के होगी। यदि इस क्वेश्चन में आपको x और y के कॉफिशेंट सेम ना देके सेम प्रोपोर्शन में दिए जाते तो उस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हमारी इक्वेशन हो जाए 12x + 9y - 9 = 0। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे x के कॉफिशेंट और y के कॉफिशेंट सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनको हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए या तो हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 3 का, या तो हम इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें 3 का। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो करिए। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12x + 9y + 21 = 0। तो अगर अब हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x के कॉफिशेंट और y के कॉफिशेंट सेम हो गए हैं, तो अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी -9 - 21 अपॉन में रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, इट मीन्स -30, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर होगा 81। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो -30 अपॉन में रूट ओवर 5 2 to 5 हो जाएगा। आपको पता होगा रूट ओवर 2 to 5 जो है वो 15 का है। तो इट मीन्स जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो -13 अपॉन में 15 आएगा और 15 से इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो जो डिस्टेंस आ रही होगी वो -2 आ रही होगी। लेकिन जब हम मॉड हटाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितने बराबर होगी, 2 इकाई के बराबर होगी। तो जब आपको क्वेश्चन में सेम प्रोपोर्शन में दिया जाए x और y के कॉफिशेंट, उस केस में हमें सबसे पहले x और y के कॉफिशेंट को सेम करना पड़ेगा, देन फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। इमेज ऑफ द पॉइंट, बिंदु का प्रतिबिंब। इमेज ऑफ द पॉइंट, यदि हम इमेज की बात करें तो इमेज या तो मिरर पर बनती है या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बनती है, और इमेज की जो साइज और शेप होती है वो मिरर की सरफेस और शेप पर डिपेंड करती है। आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिरर पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेजेस बनती हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम ओनली प्लेन मिरर की इमेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। आपको पता होगा प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है, समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो ऑलवेज सेम डिस्टेंस, सेम साइज और मिरर के परपेंडिकुलर बनता है। अगर हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है और एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है
अगर हम इस आदमी की इमेज की बात करें तो इस आदमी की जो इमेज बन रही होगी वो सेम डिस्टेंस पर बन रही होगी। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस आदमी की मिरर से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इस आदमी की क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, और इसकी जो इमेज है वो सेम साइज में बन रही होगी। इट मीन्स इस आदमी की जितनी साइज है उसी साइज में इसकी इमेज बन रही होगी, और ये जो आदमी है वो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर होगा और इसकी जो इमेज होगी वो भी मिरर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं समतल दर्पण पर प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो ऑलवेज सेम डिस्टेंस पर बनती है, सेम साइज पर बनती है और मिरर के ऑलवेज परपेंडिकुलर बनती है। अगर हम बोल रहे हैं ये सेम डिस्टेंस होगी, इट मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका ये मिरर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम प्लेन मिरर को अपने कार्टेशियन प्लेन में रखें तो हमें पॉइंट की इमेजेस मिल रही होंगी। तो मान लेते हैं ये हमारे प्लेन पर दो परपेंडिकुलर कार्टेशियन एक्सिस हैं। दिस वन इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और दिस वन इज वाई डैश एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। आपको पता होगा जो हमारे एक्सिस होते हैं वो प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई वो दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं, एक्स क्वाड्रेंट भी निगेटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट भी निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट बस नेगेटिव होता है। तो अगर हम एक पॉइंट कहीं पे लें, मान लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एक पॉइंट है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट को मानते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,3, और मान लेते हैं हमारा जो मिरर रखा गया है वो एक्स एक्सिस पर रखा गया है। यदि हमारा प्लेन मिरर एक्स एक्सिस पर रखा गया है तो आपको पता है पॉइंट की जो इमेज बन रही होगी वो मिरर के बैक साइड पे बन रही होगी। इट मीन्स अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है तो हमारी जो मिरर इमेज बन रही होगी वो मिरर के बैक साइड पे बन रही होगी जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट पर बन रही होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पर रखा होता तो उस केस में हमारी जो मिरर इमेज बनती वो थर्ड क्वाड्रेंट पर बनती। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पर होता तो उस केस में हमारी मिरर इमेज सेकंड क्वाड्रेंट पर बनती, एक दूसरे के अपोजिट बन रही होती है। जब हमारा मिरर कहाँ पे रखा गया होगा, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि मिरर कौन सा वाला है, प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है। इट मींस इस पॉइंट की मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही इसकी इमेज की डिस्टेंस मिरर से होगी। आपको पता है ये मिरर एक्स एक्सिस में रखा गया है तो इस बिंदु की एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इट मींस इस बिंदु की एक्स एक्सिस के साथ मिरर के साथ कितनी दूरी होगी, 3 इकाई होगी। तो इसकी जो मिरर इमेज बन रही है P डैश, उसकी भी जो दूरी होगी वो कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी। और y एक्सिस के साथ इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है 4। तो यहाँ पे भी इस मिरर इमेज की जो y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होगी वो 4 होगी। तो अगर हम मिरर इमेज पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो वो क्या होंगे, 4,3 ही होंगे। बट ये जो मिरर इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मींस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 4,-3 होंगे। तो कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस आपका सिंबल चेंज हो रहा है, किसका, y कोऑर्डिनेट का। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट Q डैश है, ये Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,5। तो इसकी जो इमेज बन रही होगी, आप देख रहे हो कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इसकी जो इमेज बन रही होगी
वो मिरर से कितनी यूनिट होगी 5 होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 ही है। तो अगर इसकी इमेज मान लें q डैश है, तो इस q डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1, -5 क्यों? क्योंकि अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर है और फोर्थ क्वाड्रेंट के होने के कारण इसका सिंबल जो होगा y क्वाड्रेंट का वो चेंज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट पर एक ले लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -1। इट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 6 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस -1 है। तो आपको पता है मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है 1 पर डिस्टेंस पर है, और इसकी जो इमेज बन रही होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बन रही होगी कितनी डिस्टेंस पर 1 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात इसकी मिरर इमेज की बात करें, मान लेते हैं ये a है, तो इसकी मिरर इमेज जो बन रही होगी वो a डैश बन रही होगी और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 6, 1 होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो 6 तो पहले से पॉजिटिव था, केवल y क्वाड्रेंट चेंज हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सेम होते हैं, बस उसका एक कोऑर्डिनेट का सिंबल चेंज हो रहा है, वो कि y कोऑर्डिनेट का सिंबल हम क्या कर रहे हैं, अगर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मिरर इमेज में नेगेटिव हो रहा है, अगर पॉइंट नेगेटिव में है तो मिरर इमेज में क्या हो जा रहा है पॉजिटिव हो रहा है। अगर हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट B है और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -4, 1। इट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस -4 है और यहां से यहां तक की 1 है। तो आप देख रहे होंगे इसका जो मिरर इमेज बन रही होगी वो कहां पे बन रही होगी थर्ड क्वाड्रेंट पर बन रही होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट पर मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बन रही होगी 1 डिस्टेंस पर, और ये -4 डिस्टेंस पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं इसकी मिरर इमेज कितनी है b डैश है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे -4, -1। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट पर दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी क्वेश्चन में जो आपके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं और मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेम है, बस उनके y कोऑर्डिनेट पे सिंबल का चेंज आ रहा है। अगर हमारा मिरर कहां पे रखा गया है x पर रखा गया है, तो इट मींस हम कह सकते हैं अगर हमारा मिरर x पर रखा गया है तो अगर हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, तो इसके मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x, -y। अगर हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, -y, तो हमारी मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x, y। अगर हमारी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x, -y, तो हमारे मिरर इमेज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे -x, y। तो जब हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस में होगा तो उस केस में हमारी मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में है y कोऑर्डिनेट, तो उस केस में हमारे मिरर इमेज के y कोऑर्डिनेट को हम नेगेटिव कर रहे होंगे जब हमारा मिरर कहां पे रखा गया हो x एक्सिस पर रखा गया हो। सेम इसी के अपोजिट जब आपका मिरर कहां पे रखा गया होगा y एक्सिस में रखा गया होगा, तो उस केस में आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा, y कोऑर्डिनेट सेम होगा और x कोऑर्डिनेट का क्या हो रहा होगा सिंबल चेंज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर पॉइंट है तो उसकी इमेज कहां पे बन रही होगी मिरर के बैक साइड में, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट पे बन रही होगी, और अगर आपका थर्ड कोऑर्डिनेट पर पॉइंट है तो उस केस में इमेज जो बन रही होगी वो कहां पे बन रही होगी थर्ड कोऑर्डिनेट पर बन रही होगी। सेम इसी के अपोजिट आपका अगर पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट पर है तो उसकी इमेज कहां पे बन रही होगी फर्स्ट में, आपका पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट पर है तो आपकी जो इमेज बन रही होगी वो कहां पे बन रही होगी फोर्थ कोऑर्डिनेट पर। तो अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, 6 है ना, -5, 6। तो आपको पता चल रहा होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी है कितनी है 6 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जो वो है 5 यूनिट है, -5 यूनिट है। तो अगर मिरर आपका कहां पे रखा गया है y एक्सिस पर रखा गया है, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर बन रही होगी, और डिस्टेंस कितनी होगी जितनी इस पॉइंट की मिरर के साथ है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे बन रही होगी। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट होगी, ये तो 6 ही होगा है ना। तो
इस केस में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 5,6। तो आप देख रहे होंगे अगर हमारा मिरर कहां पे रखा गया है y एक्सिस में, तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है सेम रहता है और x कोऑर्डिनेट के क्या हो जाते हैं सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो जब आपका x कोऑर्डिनेट पर मिरर रखा जाएगा तो उस केस में आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट के सिंबल चेंज हो रहे होंगे, और जब आपका मिरर y एक्सिस पे रखा जाएगा तो उस केस में आपके y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे और x कोऑर्डिनेट का मान चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। बस प्रॉब्लम कहां पे आती है जब आपका मिरर एक्सिस में ना रख के कहीं और रखा जाए। कुछ क्वेश्चन करते हैं जब आपका मिरर एक्सिस में ना रखा जाए और कहीं रखा जाए, तो उस केस में हमारी इमेज कहां पे बनती है। सो एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन y एक्सिस। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 3,4 का y अक्ष पर प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है जो हमारा मिरर है वो y अक्ष पर रखा गया है। यदि हमारा मिरर y अक्ष पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसमें y कोऑर्डिनेट जो होता है वो सेम होता है, बस x कोऑर्डिनेट के सिंबल को चेंज किया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं बिंदु 3,4 का जो प्रतिबिंब बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे -3,4। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के सिंबल चेंज होंगे और y कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा जब आपका मिरर कहाँ पे रखा जाएगा y अक्ष पर रखा जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में आपका मिरर x एक्सिस पर रखा जाता, अगर हमारा मिरर x एक्सिस पर रखा जाता तो उस केस में हमारे जो प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट सेम होता है और केवल सिंबल जो होता है चेंज होता है वो y कोऑर्डिनेट का होता है। इट मीन्स हमारे मिरर बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे, प्रतिबिंब बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,-4। क्लियर है? ठीक, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपका जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो है -2, -5 और मिरर अभी भी आपका x एक्सिस में रखा गया है। तो हमें पता है अगर x एक्सिस में रखा गया है तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। इट मीन्स इसके जो मिरर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो -2 ही रहेगा, बस चेंज किस में आता है y कोऑर्डिनेट में। तो y कोऑर्डिनेट का सिंबल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं -2, -5 का जो प्रतिबिंब बन रहा होगा x एक्सिस पर उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे -2, 5। तो ऐसे क्वेश्चन को हम विदाउट डायग्राम बनाए ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,6 इन लाइन y = 2। हमसे कहा जा रहा है रेखा y = 2 पर बिंदु 4,6 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इस बार जो हमारा मिरर है वो एक्सिस पे ना रख के एक लाइन पर रखा गया है जिसका समीकरण हमें दिया गया है y = 2। तो ये क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे होंगे, सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, देन हम इसकी मिरर इमेज के पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं हमारे प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। यदि हम इन एक्सिस को सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। और अगर हम पॉइंट को लोकेट करें, मान लेते हैं ये पॉइंट P है,
इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 4,6 हैं। इट मींस एक्स एक्सिस 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। मान लेते इस पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,6। तो अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस बताएं एक्सिस से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 4 यूनिट होगी और इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 6 यूनिट होगी। तो अगर हमारा मिरर एक्स एक्सिस पे रखा जाता तो उसकी जो इमेज बनती, पॉइंट P की जो इमेज बनती वो इक्वी डिस्टेंस पे बनती। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 6 है, तो इसकी इमेज की इस एक्सिस से भी 6 डिस्टेंस पर एक इमेज बन रही होती। अगर हमारा y एक्सिस पर मिरर रखा जाता तो 4 यूनिट की डिस्टेंस पर एक इमेज बन रही होती। बट हमारा जो मिरर है वो एक्सिस पे नहीं रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, y = 2। आपको पता होगा y = 2 जो लाइन होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है और x एक्सिस से 2 इकाई दूर पर स्थित होगी। इट मींस x एक्सिस से गुजरने वाली ये वाली जो रेखा होगी वो x एक्सिस के समांतर है और x एक्सिस से ये कितनी इकाई दूरी पर है, 2 इकाई दूरी पर है। तो इट मींस इस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y = 2 और इसी रेखा पर हमारा जो है वो मिरर रखा गया है। तो अगर हमारा मिरर यहाँ पे रखा गया है तो इसकी इमेज जो बन रही होगी वो x एक्सिस से जैसे इमेज बन रही होगी उससे अलग बनेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो समतल दर्पण पर जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है ना। तो आपको अगर हम यहाँ से इस मिरर से इस बिंदु की डिस्टेंस की बात करें तो इस मिरर से इस बिंदु की जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है। आपको पता है ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट है और ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो इट मींस ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी यूनिट होगी, 4 यूनिट होगी। तो हम कह सकते हैं इस इमेज की, इस पॉइंट की, इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो मिरर से कितनी इकाई दूरी पर बन रहा होगा, 4 इकाई दूरी पर बन रहा होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा मिरर के बैक साइड बन रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 इकाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 इकाई और लेंगे और इस 2 इकाई पर इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा और इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेम ही रहेगा। इट मींस यहाँ पर कहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट P की जो मिरर इमेज बन रही होगी वो पॉइंट P' बन रही होगी और इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो दूरी होगी वो अभी भी 4 होगी और ये जो दूरी होगी वो -2 होगी, क्योंकि y जो होगा नीचे साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 4, -2। तो हम कह सकते हैं बिंदु 4, 6 के जो प्रतिबिंब बन रहा होगा y = 2 पर वो बन रहा होगा 4, -2। तो जब आपको मिरर की लोकेशन चेंज करें तो उस केस में हमें डायग्राम को ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में आपका जो मिरर है वो लाइन x = 3 पर रखा जाता। अगर x = 3 पर रखा जाता तो उस केस में हमारी जो लाइन होती है वो y अक्ष के समांतर और y अक्ष से 3 इकाई दूरी पर स्थित होगी। इट मींस अगर हम अगर रखें तो y अक्ष के समांतर और ये 3 इकाई दूरी पर, इट मींस यहां पर हमारा क्या होगा, मिरर रखा जाएगा। अगर हमारा मिरर यहां पे रखा जा रहा है तो इस मिरर की इस बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आपको पता है ये पूरी दूरी कितनी है, 4 दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 3 इकाई है। तो इट मींस इस बिंदु की मिरर से जो दूरी होगी वो कितनी इकाई होगी, 1 इकाई होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो मिरर के बैक साइड पे बन रहा होगा और कहां पे बन रहा होगा, 1 यूनिट की इकाई पर बन रहा होगा। 1 यूनिट की इकाई पर मतलब यहाँ पे बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो अगर हम पॉइंट P' माने तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 3 थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। तो ये जो दूरी होगी वो 2 होगी। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा और y कोऑर्डिनेट तो अभी भी 6 होगा। तो इट मींस बिंदु 4, 6 की जो मिरर इमेज बन रही होगी x = 3 रेखा पर वो कितने बन रही होगी, 2, 6। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के
बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन लाइन x इक्वल टू -3। हमसे कहा जा रहा है रेखा x इक्वल टू -3 पर बिंदु 2,3 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ये हमारे प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, दिस वन इज x एक्सेस एंड दिस वन इज y एक्सेस, और जो हमारा मिरर है वो रेखा x इक्वल टू -3 पर रखा गया है। x इक्वल टू -3 वो रेखा होती है जो कि y अक्ष पर से समांतर और y अक्ष से -3 इकाई की दूरी पर होती है। इट मीन्स हमारा जो मिरर होगा वो यहाँ पर होगा, ये जो रेखा होगी वो x इक्वल टू -3 होगी और इस रेखा की y अक्ष से जो दूरी होगी वो -3 इकाई की दूरी होगी और ये हमारा मिरर होगा। अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,3। इट मीन्स हमारा जो बिंदु है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है। मान लेते हैं हमारा पॉइंट P यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3। इट मीन्स बिंदु की y अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, इट मीन्स 2 यूनिट होगी, और बिंदु की x अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 3 यूनिट होगी, इट मीन्स इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो अगर बिंदु P के मिरर इमेज की बात करें तो आपको पता होगा बिंदु P की जो प्रतिबिंब होगा वो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर बन रहा होगा जितनी कि मिरर से बिंदु P की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम बिंदु P से मिरर की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो -3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। इट मीन्स ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 5 यूनिट होगी। डिस्टेंस को हम नेगेटिव में नहीं कैलकुलेट करते, इस -3 यूनिट को हम 3 यूनिट ही ले रहे होंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट। इट मीन्स इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो मिरर के बैक साइड पर 5 यूनिट डिस्टेंस पर बन रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पर 5 यूनिट डिस्टेंस पर ये प्रतिबिंब बन रहा होगा और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 3 ही यूनिट होगी, है ना। तो मान लेते हैं बिंदु P का जो प्रतिबिंब होगा वो P डैश होगा और P डैश के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो P डैश का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी है, 8 यूनिट है। बट ये जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। इट मीन्स इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -8 होगा। अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा। तो हम कह सकते हैं बिंदु P का जो प्रतिबिंब होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे -8,3 होंगे। तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। सिंपली आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है और मिरर से बिंदु की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है और फिर उतनी ही डिस्टेंस में मिरर के बैक साइड पर उस बिंदु के इमेज बना देनी है और उसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 इन लाइन x + 3y = 7। हमसे कहा जा रहा है रेखा x + 3y = 7 पर बिंदु 3,8 के प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें एक रेखा का समीकरण दिया गया है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेखा है जिसका समीकरण हमें दिया गया है x + 3y = 7 और हमसे कहा जा रहा है इस रेखा पर यदि एक मिरर लगा है तो इस मिरर पर बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पर कहीं पर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,8
और इसी बिंदु के हमें प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक हमें कैलकुलेट करने हैं। तो आपको पता होगा एक समतल दर्पण पर जो बिंदु का प्रतिबिंब बनता है वो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनता है। इट मीन्स इस बिंदु की इस मिरर से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इस बिंदु का प्रतिबिंब जो होगा वो मिरर से बन रहा होगा। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट P डैश होगा, तो हम कह सकते हैं पॉइंट P का जो मिरर इमेज है वो पॉइंट P डैश है, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें कैलकुलेट करना है। ये जो डिस्टेंस होगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस रेखा का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और जो हमारी रेखा P डैश है वो इस रेखा के क्या होगी, लंबवत होगी। यदि ये रेखा इसके लंबवत है तो हम इस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस रेखा का समीकरण दिया गया है। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट को अगर हम इंटरचेंज कर दें और y के कोफिशिएंट में माइनस लगा दें तो हमें दूसरी लंबवत रेखा का समीकरण मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं PP डैश का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा 3x - y इक्वल टू k, जहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रेखा का समीकरण हमें पता चल गया है। ये जो रेखा है वो बिंदु 3,8 से होकर गुजर रही है। इट मीन्स बिंदु 3,8 के जो कोऑर्डिनेट होंगे इस रेखा को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे पुटअप करें तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो अगर हम इसे पुटअप करें तो 3 × 3 - 8 इक्वल टू होगा k के। 3 × 3 इट मीन्स 9 -8 इक्वल टू होगा k के। इट मीन्स k की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 के। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई है। k का मान जो आया है वो कितना आया है, 1 आया है। तो अब हमारे पास दोनों ही रेखाओं का समीकरण पता है। पहली रेखा का जो समीकरण है वो बराबर है x + 3y = 7, और दूसरी रेखा का समीकरण है 3x - y = 1। यदि इन दोनों रेखाओं को आप देखोगे तो इन दोनों रेखाओं का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं I, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करें, मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 9x - 3y = 3। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, 10x। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 आ गया। तो अगर हम इसमें पुटअप कर रहे होंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स 1 + 3y इक्वल होगा 7 के। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल होगा 6 के। इट मीन्स y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है I है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1, 2 होंगे। और अगर आप लाइन P से P डैश को देखोगे तो जो I पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो आपको पता होगा यदि एक रेखा है, मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और पॉइंट C इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हमें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, और सेकंड पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। इट मीन्स अगर हम P और P डैश की बात करें तो हमें इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है जो कि हमारा मिरर इमेज है ना। तो हमें इन दोनों के पता है, तो इसका कितना है 3 और इसका कितना है 8, और ये कितने के बराबर है 1, 2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसको रिलेट करें यहाँ पर, तो हमारा जो मिड पॉइंट है x1 + x2 / 2 इक्वल है किसके, 1 के। और आपको पता है x1 कोऑर्डिनेट जो है वो किसके बराबर है, 3 के। तो अगर हम यहाँ पे 3 को पुटअप करें, इस 2 को सबसे पहले उधर भेजें, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 3 + x2 बराबर होगा 2 के,
और इस 2 को अगर उधर भेज देंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 2 और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इट मीन्स -3। तो x2 जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। सेम इसी प्रकार से हम y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 जो होगा वो बराबर है 2 के। अगर इस 2 को हम उधर भेजें तो y1 प्लस y2 बराबर होगा किसके, 4 के। और y1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के। तो अगर हम इसमें 2 पुटअप करें तो y2 बराबर होगा 4 के। अगर इसको हम उधर भेजेंगे तो y2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे जो मिरर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितने आए हैं, -1, 2। तो जब हमें रेखा का समीकरण दिया जाएगा तो उस केस में हम इसे ऐसे सॉल्व करके कैलकुलेट कर रहे होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इन्हें भी आप बहुत आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो।